बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं। कल एक कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर साहब आए हुए थे और इनका जो प्रेजेंटेशन का थ्रस्ट था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने कल ही इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास आएँ और बात करें। इन्होंने एक तो पाकिस्तान में बूम एंड बस्ट साइकिल जो है, जो कि ग्रोथ के ऊपर है, उसका जिक्र किया और ये बताया कि पिछले 60-70 साल में इकॉनमी कैसे बूम और बस्ट का साइकिल का शिकार रही है। दूसरा जो इन्होंने उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की, इन्होंने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आईएमएफ का प्रोग्राम, जो कि हाफ वे हम जा चुके हैं, क्या हम रीनिगोशिएट कर सकते हैं और क्या इकोनॉमिक टीम इस टाइम उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो रीनिगोशिएट कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेहताब भाई आपने सही जिक्र किया और आप इस प्रोफेशन में बहुत पुराने हैं और आप सही समझते हैं। ये वो मुल्क है कि 1960 की दिहाई में जब हम चले तो 6% पे ग्रो कर रहा था और पाकिस्तान ये जो सारी स्टोरी बताते हैं साउथ कोरिया से आगे और जहाँ जा रहे थे, और पिछले जो 10-12 साल की कहानी है वो है 3.6% ग्रोथ की ऑन एवरेज। ऑन दी एवरेज। और अगर आप इस चीज़ को इस तरह समझें कि जब आप 3-4% पे ग्रो कर रहे होते हैं तो आप जो नौकरियां निकालते हैं इस मुल्क में वो इस काबिल भी नहीं होती कि 10-12 लाख लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकें, और आप 25 लाख लोग हर साल वर्क फोर्स में लाते हैं। ठीक है। यू आर लॉक्ड इन स्टेबलाइजेशन एंड सम पीपल थिंक यू आर लॉक्ड इन काइंड ऑफ स्टैग्नेशन। ठीक है सर। IMF के दर पे 24 बार गए हैं। मेरे अब्बा 94 साल जिए, एक दफ़ा ज़िंदगी में ICU गए, फॉल हो गई थी। आप 24 बार ICU के डॉक्टर के पास गए हैं। सो एक तो सीरियसनेस ऑफ द इशू जो है उसको समझें। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास गए हैं। $3.5 अरब के ज़खायर थे, 2023 में खड़े हुए थे जुलाई में, और अगर फंड का प्रोग्राम ना होता तो आप कहीं आगे ना बढ़ते। तो मैं कतई तौर डिफॉल्ट वाज इमिनेंट। विदाउट द फंड यू कुड नॉट हैव कम आउट। मैंने उस वक्त भी कहा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू गेट लॉक्ड इन अ फंड प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज जो फिगर्स आपके सामने हैं आर द फॉलोइंग। 13% इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द लोएस्ट इन इट्स हिस्ट्री इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है। एक बात सर मुझे पहले कह रहे थे, आप नहीं समझते कि आईएमएफ के प्रोग्राम की डिज़ाइन ही गलत था? ये जो डिज़ाइन है, अगर इसको हम समझें तो इसने हमें 14% सेविंग्स, 13% इन्वेस्टमेंट टू GDP और कंजम्पशन पाकिस्तान की 94% है जी। तो सेविंग्स कहाँ से होंगी? और प्रोडक्टिविटी ये है कि जो पाकिस्तान का छोटा फार्मर है जो सबसे ज़्यादा है, वो 1/3 या आधी प्रोडक्टिविटी पे है इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स कंपेयर टू पाकिस्तान बेस्ट। यहाँ ला खड़ा किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो इस वक्त कंजम्पशन के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट फिगर देखता हूँ, बिजली की खपत वो पिछले सालों में ड्रॉप कर रही है, गिर रही है सर, बिल्कुल। So- कोई 8% गिरी है मेरे ख्याल में। सो लुक एट वेयर यू स्टैंड। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि फ़ंड के साथ एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी। मे बी वो फ़ंड की एंगेजमेंट जो है, लाइक एनी डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम, कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। मैं बार बार ये भी समझाता हूँ, 13-16 इज़ द ओनली लॉन्ग टर्म फंड फैसिलिटी दैट पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड। और मेहताब भाई, जो कि आप मुझे उस वक्त भी कवर करते थे, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया है। उसके अलावा आप IMF की प्रिस्क्रिप्शन को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। सो दैट इज़ हाउ वी आर। अब मैं क्यों कहता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय रीनिगोशिएट द प्रोग्राम दैट यू हैव टुडे। देखिए, इस वक्त जो आपका प्रोग्राम है वो 54% मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगा रहा है। सो आई विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू नीड टू डू। अगर हम जुजियात में नहीं जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई वांट फ्रॉम द फंड, एंड देन आई विल आल्सो टेल यू हाउ डू आई निगोशिएट विद द फंड। एंड देन आपका वो सवाल कि क्या ये टीम कर सकती है जो इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं। सो नंबर 1, आपको सुपर टैक्स को रिलैक्स करवाना पड़ेगा उनसे, ताकि जो 54% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे, ये किस तरह है? इस टाइम जो सुपर टैक्स का रेट है वो 10% है। 29% बेसिक टैक्स हो गया जी। जो टेबल पर बैठकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंने गुजारिश की थी कि ये 5 साल में 25% हो जाना चाहिए। वो 29 हर साल 1% कम होना, और आखिरी साल में हम 25 पे आ जाएंगे। वो आज 29 ही है, उसके ऊपर 10% लग गया। सेसी पैसी ये जो बाकी लेबर और सारे वर्कर्स वेलफेयर फंड और इसको 5-7% कर लीजिए, आप 45% पे आ गए।
15% मेहताब जब आप डिविडेंड में पे करेंगे, जब निकालूंगा भी ना मैं पैसे, आप भी निकालेंगे, तो ये करके 54% इज द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट दैट यू हैव. दिस इज नॉट फेयर. आई थिंक 10% सुपर टैक्स जो है उसको खत्म करने की बात करनी चाहिए. ये इंसेंटिवाइज करेगा इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में. दैट्स माई नंबर 1. नंबर 2, आई एम वेरी वेरी क्लियर कि इनफॉर्मेलिटी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है और ख़त्म नहीं हो पा रही है. ठीक है, अब आप इनफॉर्मेलिटी को सर जब आप इंसेंटिव्स देंगे उन्हें, इस टाइम इनफॉर्मल रहने का इंसेंटिव ज़्यादा है. दुरुस्त. सो मैं एक उसका इंसेंटिव अगर तोड़ना चाहूँ, थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट. द प्रॉब्लम इज वी आर थिंकिंग लाइक कि ये कोई नंबर्स की गेम है. ग्रोथ नंबर्स की गेम नहीं है. इसको 4-5-6% में मत कंफ्यूज करें. इसको अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को तब्दील करने में की बात करें. ठीक है, और हम ग्रोथ पे भी आएंगे. जीएसटी की जो शरह है 18%, इसको ब्रॉड बेस करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो 12 कहता हूँ, चलें मे बी आई एम टू एग्रेसिव, बट टाइम टू बी एग्रेसिव टू रेज इन्वेस्टमेंट इज टुडे. बिकॉज स्टेबिलिटी तो आ गई है, मैक्रो स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन भी नीचे है, करंट अकाउंट भी संभला हुआ है, फाइनेंसिबल है, आपने बहुत हैवी टैक्सेशन लगाकर फिस्कल भी संभाला हुआ है, प्राइमरी भी सरप्लस में है, तो यार आ गई ना स्टेबिलिटी. सो वी हैव लर्नड 24 टाइम्स टू गेट इनटू स्टेबिलिटी. रिजर्व्स का बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है. इसको आपको आहिस्ता आहिस्ता हर साल 2% करके 15 के करीब ले आना चाहिए ताकि इसको आप ब्रॉड बेस्ड कर सकें. जीएसटी को. दैट्स योर नंबर 2. फिर विद होल्डिंग टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स और स्पेशली ये जो टर्नओवर टैक्स है. टर्नओवर टैक्स पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है. प्रॉब्लम क्या है, नई कंपनीज एंटर नहीं कर सकती, पहले 3 साल तो नुकसान कर रही होती हैं और आप उनसे टर्नओवर टैक्स ले रहे हैं. व्हाट इंडिविजुअल इंटरनेशनली एज एन इकोनॉमिस्ट कैन कम एंड टेल मी कि नहीं यार मैं टर्नओवर टैक्स लगाऊंगा, मैं नई कंपनीज नहीं आने दूंगा जिस मुल्क में मेरी तगोदाओ ही सारी नई कंपनीज लाने को है. और ये जो सारी गुफ्तगू होती है जैसे पॉलिसी डायलॉग में, ये कहना तो आसान है ना कि ओ जी यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा, यहाँ पे एक एलीट कैप्चर है. इसको तोड़ने का कोई तरीका भी तो बताए ना. तो आवर जॉब एज प्रोफेशनल इज आई एम टेलिंग यू दैट वे कि हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड ऑन इट. लेकिन सर कल एक मिनिस्टर जब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे एलीट कैप्चर है, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ ये सोच रहा था कि ये लीड कैप्चर तो आपने तोड़ना है, आप हमें बता रहे हैं कि लीड कैप्चर है. So, हम कोशिश करते हैं बताने की. तीसरी बात यह है कि सीइंग द नंबर ऑफ पाकिस्तानीज गोइंग अब्रॉड, एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लें. मिनिस्ट्री ऑफ ये जो लेबर एंड ओवरसीज़ हमारी है उसको कहीं एनालिसिस करें कि लोग बाहर जा कौन से रहे हैं. मेरा अब खदशा ये है कि थोड़े से लोग शायद वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हों जो अकाउंटेंट्स हों, जो लॉयर्स हों, जो डॉक्टर्स, प्रोफेशनल. सो आपको पीआईटी जिसको पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं उस पर भी एटलीस्ट सिग्नल करना पड़ेगा बड़ी क्लियरली कि हम 38.5 के करीब का हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं खेल सकते. सो इसको मूव डाउन करना पड़ेगा. यार 5-9% है टैक्स जो इस वक्त आपको यूएई में मिलता है, तो इट जस्ट डजंट बिकम कंपेरेटिव फॉर मी टू स्टे इन पाकिस्तान. सो दैट डजंट मेक सेंस. सो इसके बारे में सोचें. फिर आपको अपने जो एफटीएज हैं ना, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, टर्की के साथ, इन सब पे बात करनी पड़ेगी. बिकॉज दैट इज कॉजिंग दिस अंडर इन्वॉइसिंग एंड ओवर इन्वॉइसिंग का इशू इन पाकिस्तान. यू नीड टू थिंक अबाउट इट, गेट अ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स जो इसको सोच सकें. और आखिरी बात यह है कि ये जो हमारा पावर बिल है, छोड़ दें थोड़ी देर बिजली को यार. मतलब जीएसटी लगाना, उसके ऊपर टैक्सेस लगाना, मतलब लेट्स नॉट, वी हैव मल्टी लेयर्ड टैक्स सिस्टम ऑन द पावर बिल्स. सो पावर बिल कम करना है, आप फंड को कहें कि हमें यहाँ से टैक्सेस उड़ाने, तो ठीक है मैं मानता हूँ बिजली नहीं ठीक हो सकती, मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ को, आप ये करें. आखिरी चीज़ फंड के साथ रहते हुए ये निगोशिएट करने की कोशिश करें. मैं बार बार कहता रहा हूँ और कल जो लीडरशिप थी आखिर में उन्होंने भी ये बात की थी. 9 अरब है, 13 अरब के दरमियान आपकी जो डिपॉजिट पड़े हुए हैं हमारे पास, ये एक ओवरहैंग क्रिएट करते हैं. सेफ है चाइना का, यूएई के डिपॉजिट हैं, कतर का डिपॉजिट है, ये सारे डिपॉजिट, सऊदी अरब का है. They are friendly countries. We are in a very, very strong position internationally. Ask them one thing only. ये जो हम उनके पास ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई हमें आके LSM के लिए कर दें, ये कर, छोड़ दें इन चीज़ों. मेरा ख्याल है कि the only thing we must bang on their door is इसको 5 साल के लिए हमें आगे ले जाएं. हम मार्कअप देंगे, हम कोई मैं रीप्रोफाइल कर रहा हूँ इस डेट को कि 5 साल. तो मेरा जो $25 अरब आप हर साल, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ ना यार, $25 अरब देना है, उसमें 9 और 13 तो यही है. तो अगर इसमें से निकल जाए, जितने भी निकल जाएं, तो अगर 25 फॉल कर जाए 13 अरब पे, जस्ट थिंक अबाउट इट कि 13 या 14 अरब उसमें से निकाल लूँ या 10 अरब भी निकाल लूँ और वो $15 अरब दिखाई देना शुरू हो जाए, तो वो बहुत ही फ़र्क बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की. यू गेट 5 years ग्रेस पीरियड. जैसे हमें एक ग्रेस पीरियड मिलता है, तो आई एम आस्किंग यू फॉर अ ग्रेस पीरियड. दैट्स द थिंग. सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू अचीव. ये सारा नहीं अचीव होगा. लेकिन सर एक और बात जो इसका जिक्र आपने नहीं किया, आप डेट जो है और ख़ासकर जो पावर सेक्टर का डेट है और ख़ासकर वो जो चाइना का डेट है जी,
उस पर नहीं समझते कि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हमें चाहिए? देखिए ना, ये तो अगर यू हैव अ गुड डेट मैनेजर हु टॉक्स टू देम, और क्या आप प्लान रखेंगे? मैंने एक प्लान बनाया था, उसका नाम था सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान। ये मेरे दफ्तर में बना था। मेरे दफ्तर के बाहर बैठ के उन ख़वातीन और हज़रात ने बनाया जो इस काम को समझते थे, एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब। इस वक्त CDMP2 भी आई थिंक इफेक्टिव है। सो उसमें उनको कन्विंस करें एज प्रोफेशनल्स कि जी ये हम चाहते हैं, क्यों हम ये चाहते हैं, और वाई इज इट। सो आपने बड़ी अच्छी बात की। अब फंड के पास ये भी लेके जाना पड़ेगा ना, अब फंड क्या कर रहा है? फंड एक 4 इक्वेशन मॉडल रन कर रहा है। तो लेट मी बी, उसको एक पोलाक इक्वेशन ये रन करते थे, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता इस वक्त वो कौन सी रन करें, उससे वो एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं। तो जब हम उनके पास ऐसे ही जाते हैं ना और इस तरह की बगैर इक्वेशंस की गुफ्तगू करते हैं, ये मॉडल मैं चाहता था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डेवलप हो जाए, ठीक है, ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद ही ये मॉडल, ये नंबर डाल के रन कर ले। ग्रोथ उसमें एक्चुअली गिवन होती है जो ये मॉडल रन करते हैं, डिमांड सप्लाई लेके, वेलोसिटीज लेके, यू नो दे रन दिस मॉडल। और आप अपने यहाँ, मे बी स्टेट बैंक हैज़ दैट कैपेबिलिटी, तो ये मॉडल आप रन करके फंड के पास जाएंगे, व्हाट आर द नंबर्स यू आर लुकिंग फॉर। अब यू वुड हैव टू गिव देम समथिंग सब्सटैंटिव टू डू दिस। देखिए ना, अब अगर दौर है आज कि वी टेक बोल्ड कॉल्स, अब बोल्ड कॉल्स आर गुड इकोनॉमिक कॉल्स, दे आर नथिंग एल्स, ठीक है। सो लेट मी गिव यू वन बोल्ड कॉल। पूरे मुल्क में आप कहते हैं जी बिजली की चोरी भी बढ़ी है, बिजली के लाइन लॉसेस भी बढ़े हैं, यू नो, प्ले इंसेंटिव, सो चेंज योर थिंकिंग कंप्लीटली। यू नो, इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इट्स द गेम इज़ ऑल अबाउट इंसेंटिव्स। अगर ये है, आपने इस वक्त सारे मुल्क का टैरिफ फ़र्क रखा हुआ है, गुजरांवाला और कराची की जो प्लॉट की कीमत है वो एक है। नो, बहुत सी स्टेट्स में इंडिया के टैरिफ एक नहीं है, US में बहुत सी स्टेट्स में टैरिफ एक नहीं है। आपको किसने कहा ये करने को? हमने यूनिफाइड टैरिफ क्यों रखा हुआ है? हाँ, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब डिस्को ए, मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम भी ले सकता हूँ पर यू नो सारे प्रोविंसेस अपने भाई हैं, सो आई डोंट वांट टू टेक अ नेम। डिस्को ए का टैरिफ आप लेते हैं, क्या करते हैं आप? डिस्को ए का लोएस्ट टैरिफ आ रहा है, फेस्को का आ रहा है वैसे इस वक्त, यू नो, इफ़ यू वांट टू नो, उसका आप लोएस्ट टैरिफ उठाते हैं एक कैटेगरी का, और उस कैटेगरी में जो हाईएस्ट टैरिफ है उसको लेते हैं, आप लोएस्ट टैरिफ पास ऑन करते हैं, और जो डिफरेंशियल है उसको आप कहते हैं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी, TDS। यू नो व्हाट TDS इज दिस ईयर? 250 billion rupees, जी। near that. You know what you've been doing? You've been paying this consistently over and over again. आप चाइना को कहते हैं ना, उन्होंने अपनी SOEs में ही रखते हुए इनको competitive बनाने के लिए आपस में competitive मार्केट इधर ही बना दी थी। अगर आप आज ये डिफरेंशिएट कर दें तो आपको पता चल जाएगा लाहौर और फैसलाबाद का टैरिफ कैसे फ़र्क आता है। सो देयर इज़ वन ऑप्शन। और बात ये है सर, ये लेदर टैरिफ हो, इंसेंटिव भी डिफरेंट हो ना, कंपटीशन भी हो। जी, मुझे यहाँ पे इंसेंटिवाइज टैरिफ मिले, मैं वहाँ जाऊँगा। क्यों? आप मैन्युफैक्चरिंग वहाँ लगाएंगे, डेफिनेटली। इसका मतलब है कि फिर डिस्को बी वाला जो है उसको भी इंसेंटिव होगा नीचे लाने का, नीचे लाने का, बिल्कुल। That is how you create competition in cities, my friend. That is called growth of the cities. You know, ये इसमें कोई, अब मैं आपको सरकार में रहते हुए ये कंपटीशन दे रहा हूँ बिकॉज वो उधर बिजली की खपत नहीं होगी, यू विल गो टू द सिटी विच हैज़ द बेस्ट टैरिफ। अच्छा, अब आप कई को TDS दे रहे हैं 125 अरब की, अब आपने प्राइवेटाइज करके, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली पनेशिया, it is regulatory behavior along with the policies which create the ambience for a good privatization. Definitely. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पैसे दे रहा हूँ। आपने इस साल बजट में, आई होप आई एम रॉन्ग इन सेइंग दिस, लंप सम 400 अरब रखे हुए हैं। जब मैं जाके बजट को पढ़ता हूँ, वो ये हैं कि जो सर्कुलर डेट बढ़ेगा उसको आप फिस्कलाइज करेंगे। जहाँ पे इतनी मुश्किलात में हो मुल्क और हम फिस्कलाइज कर रहे हों, तो हमें सोचना पड़ेगा कि दैट इज़ प्रॉबेबली नॉट द वे टू गो अबाउट इट। तो आपके 400 अरब वहाँ पड़े। अब आप आगे चलिए, इसी तरह और डिस्टॉर्शनरी सब्सिडीज़ हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर फंड को आप ये भी कहिए कि हमने सोचा है कि इनकम सपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है कि नीचे का सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। फिर आप 700+ अरब रुपया, 714 अरब रुपया सर, ठीक है। और अगर मैं 90% निकाल भी दूं जो सारे प्रोविंसेस के हैं तो 650 अरब की ये बात है। अभी मैंने NFC को आप टेस्ट करना चाहते थे, आज मैं बात किए इससे पहले ही, क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बात करना चाहता कि मैं डिस्कशन में जाऊं, मैं पॉलिटिकल हूं। आई एम गोइंग टू बी प्रोफेशनल गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, गिवन द NFC ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन बी डन, यू नो, व्हाट आर दोज बोल्ड स्टेप्स। सो आपको तकरीबन HEC का हवाला नहीं दिया आपने। ये हैं आपके पास। अब मैं आपको, अभी सब लोग कहते हैं ना कि जी कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं, ये तो नॉन डिस्क्रेशनरी है। मैं तो अभी नॉन डिस्क्रेशनरी में गया ही नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जो डिस्क्रेशनरी। अब आगे चलिए, 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वफाक चला रहा है: क्लाइमेट, फूड एंड एग्रीकल्चर, पावर्टी, हेल्थ, हेल्थ,
एजुकेशन। पाकिस्तान का कानून ये कहता है, जिसकी मैं 18वीं तरमीम के बाद पढ़ता हूँ उसको, तो वो ये कहता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स नीचे के हैं। मेरे पास 2025 का डेटा होता, मैं सामने रख देता, मैं डेटा कोट करके ही बात करूँगा। पाकिस्तान का एक एक्सपेंडिचर रिव्यू किया था वर्ल्ड बैंक ने, आज भी जाकर कोई भी उसको पढ़ सकता है। मैं वहाँ से कोट कर रहा हूँ कि जो 17 सब्जेक्ट हैं उनका जारी अखराजात का 2023 में तखमीना 300 अरब रुपए का था। उनका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उन सब्जेक्ट्स का 300 अरब का था। ये उस तहकीक से वर्ल्ड बैंक का डेटा है, मैं कोट नहीं करता, बट इस वक्त चूँकि अब आप फंड के पास जब इतने इनोवेटिव अंदाज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रेस्पाइट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सर फौरी तौर पे, क्योंकि आपको पता है वो नंबर क्रंचिंग भी उन्होंने करनी होती है, क्योंकि वो 9 टेबल्स को भी उन्होंने फिल करना है जी अगले साल का। पहले तो इस साल का ही आपका रेवेन्यू का गैप आ रहा है, जी ये जो गैप्स हैं ये कैसे फिल होंगे? जी। और एक्सपेंडिचर साइड पे भी प्रॉब्लमैटिक हिस्सा है कुछ ना कुछ। तो देखिए, ये बहुत अच्छी आपने बात सामने रखी है। एक तो ये है कि इस गैप को फिल करने के लिए जो इस वक्त आपने एफपीआर का आपके पास आ रहा है, आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो 3 टैक्सेशंस हैं, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अब आप कहते हैं, मैं टेबल पर बैठा था और मैं चूँकि ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड था, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ही डेवलप्ड थी, और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना को मैंने गुजारिश की कि कैपिटल गेंस टैक्स पाकिस्तान में लगा दें और मेरे मार्जिनल टैक्स रेट पे इसको लगाएं। मेरे मार्जिनल, मैं अगर 25% में हूँ, हमने 10% पे तय किया। उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि तुसी सारे कम मेरे कोलो ही कराने ने, पंजाबी में उन्होंने कहा। सो ऑन अ लाइटर नोट, बहरहाल हमने उसका इजरा किया। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो कारोबार है उसमें ये कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं जी इससे तो बड़ी इंडस्ट्री चलती है, कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। सो आई हैव अ मिडिल ग्राउंड टू ऑफर, एंड द मिडिल ग्राउंड इज़ द फॉलोइंग। पाकिस्तान, ये भी याद रखिए, व्हाई एम आई बुलिश ऑन पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ बैलेंस शीट रिच कंट्री एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पुअर कंट्री। ठीक है, दिस इज़ वेयर पाकिस्तान इज़ आसान जब। सो अब आप आ गए इस पे। अब आपने कहा कि पाकिस्तान में जो कैपिटल गेंस टैक्स का निज़ाम है उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, फेडरल सब्जेक्ट है कैपिटल गेंस टैक्स। आप सिटीज़ को ये कहें कि यार लैंड टैक्स वैल्यू जो है, करोड़ों के घर, अरबों के घर, हज़ारों और लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स। अब आपने जब ये काम ठीक करना शुरू किया और प्रोविंसेस ने भी किया, और मेरे गेन्स जो प्रॉपर्टी में आ रहे हैं वो ख़त्म हुए, तो स्टेट को फेडरल पे भी पैसे आ रहे हैं, प्रोविंसेस को भी आ रहे हैं। बट ये मेहताब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने आपसे नहीं की होगी। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा? यू हैव टू गिव मी 1 मिनट। तीसरी चीज़ आप इसमें ये करें, कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन लैंड गेन्स, और जोनिंग करके टैक्स के निज़ाम को, एग्रीकल्चर कम जो लैंड है, आगे बढ़ाते जाएं सिटीज़ को। आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ऑक्शन करें पब्लिक लैंड को, और GORs एंड दी अदर्स, और सेल और लीज विल गेट यू अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कांट इमेजिन। पाइट की स्टडीज़ भी हैं इस पे, वो तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक तो बैलेंस शीट रिच लैंड को अनब्लॉक किया जो कि अनप्रोडक्टिव है, बट जहां मैंने टैक्स लगाया और लैंड की वैल्यूज़ को बढ़ने में, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि एवरीवनस मेकिंग मनी हियर। दैट मनी is the 94% consumption expenditure that you're spending. What is happening? You as a citizen use the mobile, you use computer, you buy Chinese and foreign goods. You are affecting my current account because land values keep going up. If I stop you there, or land values become ये 2 से 4% की बढ़ोती, and you are not making that money, the bottom line here is much deeper than just saying कि मैं land से tax ले रहा हूँ। ये इशू नहीं है, वो डाइवर्ट होता किसी और प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ। एब्सोल्युटली, ठीक है। जब मैं लैंड में नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा लैंड को टच किया है तो स्टॉक मार्केट बढ़ी हुई नज़र आ रही इसलिए है कि लिक्विडिटी आ ही इसलिए रही है कि 8% बैंक से मिल रहा है, लैंड और प्रॉपर्टी में कोई चीज़ नहीं है, सोना ऑलरेडी बढ़ चुका है, कहाँ जाएंगे? 2.5 लाख मेरा जो कस्टमर है PSX का, वो 4 लाख पे चला गया है। मैंने लैंड वैल्यू से सिटीज़ की ग्रोथ एज इंजन्स भी बना ली, मैंने लैंड वैल्यू से अपने करंट अकाउंट को भी अफेक्ट कर लिया, और कैपिटल गेन्स लगाकर ये भी इंश्योर कर लिया कि मेरी जो बढ़ोती है वो वहाँ से आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है, अगले NFC में सिर्फ एक चीज़ NFC पे कहूँगा,
शुड बी अ फेडरल सब्जेक्ट। मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि ये एक इनकम है और ये वहीं आनी चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। देखिए ना, जो चीज़ राइट है वो तो राइट है ही है। क्यों? उसकी ये वजह नहीं है कि मैं प्रोविंसेस को पैसे देने से वो करता। आप प्रोविंसेस को देना चाहते हैं, प्रोविंसेस आर कलेक्टिंग 0.6 to 0.8% ऑफ GDP टुडे एज ओवरऑल टैक्सेशन। This was written in the last NFC will go to 1.5% in 2014-15. I am talking to you 10 years down the road and you are telling me कि वो 0.6-0.8% भी है। या तो वो इसको 1.5-2 पर लेकर जाएं अगले सालों में by the taxes which are all on the unproductive sectors। ठीक है, अगर ये काम आप करने में कामयाब होते हैं तो आपका करंट अकाउंट जो है वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इम्पोर्ट खुलती ही तब है जब पीपल आर मेकिंग मनी इन अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स। डिस्पोजेबल इनकम होगी तो फिर ये गेम है। लेकिन सर एक बात और भी है, आप ये नहीं देखते कि प्रोविंसेस अपना राइट उन्हें दे सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इसकी कलेक्शन शुरू कर दें ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत ही ना पड़े? सो दीज आर थिंग्स वी मस्ट डिस्कस विद द प्रोविंसेस। बट वफाक 60% देकर और एक सरप्लस भी ले रहा है, ये हम वाया मीडियाज निकाल रहे हैं। सो अभी ये भी याद रखिए, मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैं NFC पे सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे। आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू। वी आर नॉट गिविंग द प्रोविंसेस 60% और 57.5 दैट इज बीइंग कोटेड। मैं इस साल इतनी बड़ी सरप्लस भी तो उठा रहा हूँ ना, जब आप उसको मिन्हा करते हैं कहीं ये फिगर 45% पे ही ना आ जाए। सो नेक्स्ट टाइम मैं अभी ये बिल्कुल रफ फिगर्स कोट कर रहा हूँ, इसमें भी डिस्कस कर लें। लेट्स से कि आपको इतना लीवे फंड से निकाल लेते हैं, आप एक्सपेंडिचर संभाल लेते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि उसने मुझसे पूछा आप नेक्स्ट ईयर क्या करना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट ईयर 25 काम नहीं करना चाहता रनिंग द गवर्नमेंट। मैं नेक्स्ट ईयर बहुत स्पेसिफाइड 2-3 काम करना चाहता हूँ ऑन दी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। मैक्सिमम थिंग्स शुड कम। अभी हमने सिर्फ नॉन डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर को टेस्ट किया है। पेंशन पे कोई बात नहीं की जी। देखिए ना, पेंशन पे तो बड़ी क्लैरिटी है कि 2011 टेबल पे बैठ के कहा था 200-250 अरब की पेंशन है, ये डबल हो जाएगी। गलत कह रहा था, आज 1000 अरब को क्रॉस कर रही है। शायद मैंने टाइम फ्रेम फ़र्क दिया हो। सिविल को निकाला है, आपको इवेंचुअली ये जो पूरा निज़ाम है एस्टैब्लिशमेंट का, ये इसमें लाना पड़ेगा। इसलिए नहीं लाना पड़ेगा कि मुझे 1000 अरब देने पड़ें, इसलिए लाना पड़ेगा कि लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि वो अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसे पेंशन में कमाना चाहते हैं, पेंशन फंड्स में लगाना चाहते हैं, स्टेट में NSS में रखना चाहते हैं, रीट्स में रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेट देम डू इट। लेकिन सर अभी आप देखें ना, हम ये जो बातें कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन किया कि या आप सैलरी लेंगे या पेंशन लेंगे, उसको फिर विदड्रॉ कर लिया, तो भी 1 स्टेप ऐड 2 स्टेप बैक वाली कैसे चलेगा? इसका तो जवाब बड़ा सादा है। 43 डिविजन्स हैं, 400 ऑटोनमस बॉडीज़ हैं यार। मतलब हियर्स योर डिस्क्रेशनरी पार्ट। आई मीन यू वांट टू सॉल्व दिस, डोंट ऐड एजेंसीज। थिंक ऑफ अ रिफॉर्म वेयर यू डोंट हैव 43 डिविजन्स, बिकॉज 17 सब्जेक्ट तो हमारे नहीं है। डोंट हैव 400 ऑटोनमस बॉडीज़। वाई? बिकॉज वो वैल्यू नहीं ऐड कर रहे और वो एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करी जा रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट कि इसको कैसे चलाना है आपने। फिर PSDP का निज़ाम पूरा जो है, जाकर फंड से बात करें कि उसको कैसे हमने रीवैम्प करना है, कि PSDP वाकई क्या इंजन ऑफ ग्रोथ है, किस एरियाज़ में जाना है, किस एरियाज़ में नहीं जाना। वैसे ये बताएं आपका क्या व्यू है, क्योंकि मुझे PSDP एक सारे का सारा पॉलिटिकल इनिशिएटिव लगता है, उसका आपकी ग्रोथ के साथ कोई लिंकेजेस नहीं है। ठीक। सो अब इसके लिए तो आपको जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एक्विटी, ये सारे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन को गियर करें। मैं कल ही देख रहा था कि आपके पास बाहर से लोग आप वहाँ रखते भी हैं, तो उनसे ये काम करें। पाइड आपका एक थिंक टैंक है, ये सारे काम तो होने चाहिए वहाँ पे, ताकि हमें हर प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इक्विटी और P1 से लेके P5 वो जो हमारे आते हैं PC1 से लेके PC5 तक उनको क्लियर करें। फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर जो है, ये भी याद रखिए कि एग्रीकल्चर $10 अरब की इंपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर की और 6-7 की एक्सपोर्ट, ये $3 अरब का गैप अगले 2 साल में निकाल लें, ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी सॉल्व करता चला जा रहा हूँ और साथ साथ ये कहता चला जा रहा हूँ कि ये जो ग्रोथ आनी है पहली, वो एग्रीकल्चर के स्पर्ट से आनी है। आपका कमज़ोर फार्मर और आपका जो बेहतर फार्मर है उसको हमने बराबर करना है। दैट इज़ योर ईजी इंजन ऑफ ग्रोथ। मैं मैं SMEs पे कह दूं, SMEs पे मैं एक बात कहता हूँ कि यार डोंट टेल मी दिस स्टोरी कि 2,93,000 पाकिस्तान में SMEs है फॉर्मल फाइनेंस में, और मैं NFIS नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी लिख रहा हूँ 2015 से, और आज खड़ा हूँ जिसमें अगली में ये लिखा है कि 2 लाख और बढ़ जाएगा 2028 तक।
जबकि 70 लाख टोटल है। तो 4% के पास फाइनेंस है, आप 6% पे ले जाएंगे, बात बनेगी नहीं। फाइनेंस इज नेसेसरी बोथ इन एग्रीकल्चर एंड बोथ हियर, बिकॉज आप कहते हैं जी वो कैपिटल इक्विपमेंट लाएं, आप कहते हैं वो लोग हायर करें, फिर फाइनेंस के अलावा तो ये काम होगा नहीं। सो स्टार्ट थिंकिंग इन ऑन दोज लाइंस। अच्छा, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अगर रीनिगोशिएट IMF के साथ हम रिक्वेस्ट करते भी हैं, IMF नहीं एग्री करता, फिर क्या वे फॉरवर्ड होगा? देन आ जाती है बात आपकी कि निगोशिएटर्स ऑन योर साइड कौन से हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं मानता कि 13-16 के प्रोग्राम में, नाउ आई कैन से इट, शायद मुझे 10 साल गुजर गए हैं उस बात को, तो मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम निगोशिएट करने गए हों और मुझे फ़ंड ने ये कहा हो कि हम ये नहीं मानते। इट वॉज अ गिव एंड टेक, बट वी यूज़ टू मॉडल, वी यूज़ टू राइट द MEFP बिफोर वी लेफ्ट। एवरी लाइन, जो 9 टेबल हैं उनमें कोशिश करते थे कि बहुत से जो हैं उनकी प्रोजेक्शन अपने घर पे की हो, ताकि समझ हो क्या है। अब हो सकता है ये देखिए ना, ये काम किए बगैर फिर आप कैसे मुझे निगोशिएट एक करना। बात नहीं समझ आती सर, मुझे ये समझ नहीं आता कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ दुनिया के बेस्ट या बहुत अच्छे लेवल के PhD इकोनॉमिस्ट बैठे हों, और दूसरी तरफ DMG जो है वो, अब मैं DMG का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो निगोशिएट कर रहे हो। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्या मसला है कि 10 अच्छे इकोनॉमिस्ट हायर नहीं कर सकती? सो वो बहुत ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी हमारी तरह की तालीम याफ्ता यूनिवर्सिटी से हैं, उनके पीछे इसके आगे फैड, फिजिकल अफेयर्स डिवीजन, मॉनेटरी डिविजन्स लगे हुए हैं। आप ज़रा सोचें ना, IMF की बात कर रहे हैं आप? IMF की बात कर रहा हूँ। सो आपको भी अपने साइड पे इस तरह की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और बड़ी फौरी। और अच्छा, इसका एक थोड़ा सा अब टाइम फ्रेम का भी इशू है, मैं शायद ये बात ना करता। टाइम फ्रेम का इशू है कि नेक्स्ट बजट इज़ योर टारगेट टू गेट ऑल दीज थिंग्स डन। सर, मार्च में IMF की टीम इधर इस्लामाबाद में बैठी होगी। सो ये जैसे ही हमारा रमज़ान ख़त्म होगा, एक 15 या 16 बंदों की टीम सरीना होटल में बैठी हुई होगी। So you want to do all that, and you now want to go with the fund and say कि हम 4 चीज़ें ठीक करना चाहते हैं beyond this, which is, one is your investment framework, your savings framework, your productivity framework and your consumption framework. इसको ठीक किए बगैर और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्रिएट किए बगैर, देखें एवरीथिंग इज़ अबाउट इंसेंटिवाइजेशन। अगर ये नहीं इस तरह हम सोचेंगे और ग्रोथ को नंबर ही लेकर चलेंगे तो बात बनेगी नहीं। और ये फंड को यहाँ ब्लॉक करके ना, इसको थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज करके साइड पे रखते हैं, और फिर एक ग्रोथ फ्रेमवर्क साथ साथ। योर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नाउ गेटिंग लिमिटेड, बिकॉज जिस साल 2028 मालियाती साल में फ़ंड का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा, 29 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है पाकिस्तान की। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे और वहाँ पे खड़े होंगे तो फंड को उस वक्त छोड़ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे कर ले, वरना दोबारा 25वीं या 26वीं दफ़ा, चूँकि RSF को मिलाएं तो 25 बन जाते हैं, तो 26वीं दफ़ा हमें दोबारा नॉक ना करना पड़े। बट पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन इन द एंड। दिस इज़ व्हाट आई वुड से, एक ग्रोथ को कैपेबिलिटी गैप समझ के समझें, बोथ इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिविटी and in the public sector capability to deliver on what we've talked about. But your window of opportunity with your economic diplomacy being very good internationally exist करती है। 19% टैरिफ है इस वक्त US की तरफ से। चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं, UAE, मिडल ईस्ट, डिफेंस पैक्ट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। अब इनको मोनेटाइज करना है। मैं आज ये सारी गुफ्तगू मोनेटाइजेशन की कर रहा हूँ आपके साथ, बट उसके लिए ट्रांसलेट करना है इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेप्थ। और दूसरा ये समझने की कोशिश करें कि प्रोविंसेस को भी अब एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ चलाना है, सिटीज़ को एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ चलाना है, नॉट एज कॉन्क्रीट ब्रिक और मॉर्टर, बट एज प्रोडक्टिविटी गेन्स। हर एंगल जो लेंस है वो हमने पैदावारी सलाहियत मुल्क की ठीक करते हुए चलाना है। एक सेक्टर जो आपको गेन दे रहा है ITES, उसमें 40,000 शॉर्ट गेन्स के हैं, 40,000 बंदा निकलता है, उसमें से 10,000 कैपेबिलिटी रखता है, 30,000 को बूट कैंप्स में डालें। बूट कैंप्स का मतलब होता है IT सेक्टर की बात कर रहे हैं? IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसमें आई वुड लाइक टू सी कि इन 2 years वी शुड बी हिटिंग $6 billion, नथिंग फैंटास्टिक बट 5 to 6 billion। मैं करंट अकाउंट को किसी तरह पॉजिटिव रखना चाहता हूँ कुछ अरसा, और जो रेमिटेंसेस जो उसको पॉजिटिव कर रही हैं उनको सेविंग्स में ले जाना चाहता हूँ इस मुल्क की।
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद द कंट्री, राइट? आई एम ट्राइंग कि मैं करंट अकाउंट को पॉजिटिव रखूं, रेमिटेंसेस को सेव करूं, सो दैट आई कैन यूज देम फॉर समथिंग एल्स टू एनहांस द प्रोडक्टिव गेन्स इन द कंट्री. दिस इज व्हाट यू, एंड दिस इज ऑल नाउ रियली पॉसिबल इन द नेक्स्ट 2 years. उसके बाद पाकिस्तान की जो चीज़ है वो मुख्तलिफ लगना शुरू हो जाएगी. एक आखिरी बात, रियर. इस वक्त पहले 6 माह का जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं वो मुझे दिखा रहा है, चलें PBS का ही डेटा है, अभी स्टेट बैंक का भी आ जाएगा, वो मुझे दिखा रहा है कि मेरी 8% ड्रॉप कर रही है गुड्स की एक्सपोर्ट. फॉर मी दैट्स ऑफ कंसर्न. रियर नियर 105. यू हैव टू थिंक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर यहाँ पे चला गया. इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं सर कि डिप्रिसिएशन इज ऑन कार्ड्स. रूपी ओवर वैल्यूड है, मैं ये समझ रहा हूँ, बाय वन ऑफ द इंडिकेटर्स विच इज़ रियर. ठीक है. सो दिस इज फॉर द बैंक टू थिंक. मैं वो डेटा कोट नहीं करूंगा क्योंकि आई कैन फिगर आउट कि फंड ने क्या रखा हुआ है. फंड ने ऑब्वियसली यहाँ से लोअर रेट रखा हुआ है इन द कमिंग मंथ्स. 300 रखा हुआ है ना सर. बस यू नो बिकॉज ये मार्केट्स को अफेक्ट करता है, एंड यू नो वी आर यू नो रीजनेबल. लेकिन सर एक आखिरी बात, और इसका जरूर जवाब दीजिए, अगर हम प्री रिक्विजिट्स नहीं करेंगे तो 2028-29 में कहाँ खड़े होंगे? मेरा खतरा क्या है? खतरा ये है कि वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को भी सामने रखा जाए तो. लेकिन आप 6 महीने के डेटे को लेके चलें कि इसी को हम एक्सट्रापोलेट करते हैं. अब इस पे अगर आप जाके नंबर देखेंगे तो बहुत अगर 10% आपका इस वक्त एक्सपोर्ट टू GDP है तो 28 में अगर ये बहुत मेजरली चेंज नहीं होता तो आप 10% पे ही खड़े होंगे. और अगर ज़रा सा भी पुल आ रहा है जो इस वक्त आ रहा है, गाड़ियाँ बेहतर हैं, आप कह रहे हैं ना 80% तो गाड़ियाँ बढ़ी हैं इस उसमें. ये वही प्रॉपर्टी वाली स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सो आप पूरा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दें, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करें कि यू नो सिटीज़ बिहेव डिफरेंटली. अच्छा, अब अगर एक्सपोर्ट टू GDP भी यही रहता है और आप इंपोर्ट टू GDP में उस तरह का डेंट कर नहीं सकते बिकॉज आप मिनिमम $5.5 अरब के करीब ही रहते हैं और एक्सपोर्ट टू GDP नहीं तब्दील होता और ज़रा सी भी खिंच ऑन दी इम्पोर्ट्स पड़ती है और $29 अरब उस साल फाइनेंसेबल है, तो फिर मैं इस साल की आपको प्रोजेक्शंस रख देता हूँ सर. एक तो ग्रोथ के नंबर रिवाइज हो रहे हैं. जो पहले 3.25 से 3.5 था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 4% की तरफ जाने की बात कर रही है. लेकिन जो अलार्मिंग है सर वो ये है कि एक्सपोर्ट्स 32 ही रहेगी जो पिछले साल जो नंबर था, और जो इम्पोर्ट्स हैं सर वो 76 से 80 बिलियन डॉलर्स के दरमियान की प्रोजेक्शंस हैं. राइट. सो यू नो इफ़ यू अगेन हैव अ ट्रेड डेफिसिट विच इज़ दैट बिग, सो जो मैं रेमिटेंसेस को यूज़ करना चाहता हूँ एज सेविंग्स, तो वो तो बात नहीं बनेगी फिर. ठीक है. और करंट अकाउंट नेगेटिव में आ जाएगा आपका, उसको भी फाइनेंस करना पड़ेगा. सो वो पैसे तो कहीं से आने हैं आपके लिए. सो फिर अगेन आप वहीं पे खड़े हैं. अब एक्सपोर्ट्स बढ़ने की हमने सारी गुफ्तगू की, हाउ डू वी मूव टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स. और देखें अब आपको जब हम नेक्स्ट टाइम ग्रोथ थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, आपको खुल के ये आना पड़ेगा ना कि मैं इंसेंटिवाइज करना चाहता हूँ ऑल प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मैं डिसइंसेंटिवाइज किस तरह करना चाहता हूँ ऑल अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ये तो आपको खुल के सामने आ जाना पड़ेगा. ये कहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि यू हैव टू सिग्नल दिस इंटेंट इन सो मच क्लैरिटी कि किसी को ये शक ना रह जाए कि दिस इज़ द डायरेक्शन इन द नेक्स्ट 5 years. कुछ आपका $1-1.5 अरब अगले आने वाले सालों में माइंस एंड मिनरल से ऐड होना शुरू हो जाएगा, कुछ जहाज़ बिकना शुरू हो जाएंगे. तो अगर टेक्सटाइल $17 अरब पे खड़ी है और असल बात यह है कि $25 अरब की मशीनरी है, तो उस पर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या है उसको रिमूव कीजिए. ठीक है. 10 things to do list I am not interested in. 17 और 25 कैपेसिटी है तो इसको रिमूव कैसे करना है. That is the binding constraint on growth. You have to, you know, write those binding constraints on growth. Top 3, remove those binding constraints on growth. सर आप जो जिस टाइम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस टाइम ये गुफ्तगू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और क्यू ब्लॉक के अंदर शुरू हो जानी चाहिए और FBR में, कि मार्च में जब IMF की टीम आएगी तो हम रीनिगोशिएट करने के लिए बाकायदा फॉर्मल रिक्वेस्ट करें ताकि अगला बजट बनाने में हम नंबर्स के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर सकें. देखिए जी, एब्सोल्युटली. और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जैसे आपने एक कागज़ सामने मेरे रखा हुआ है ना, इस एक पर्चे पे मुझे ये चीज़ें इतनी सादा होनी चाहिए कि हम पब्लिक चले जाएं कि ये हमारा प्रोग्राम है टू गो. ये एक क्रेडिबल सिग्नल है टू द इन्वेस्टर इन पाकिस्तान ऑल्सो कि दिस इज़ हाउ वी वांट टू मूव ऑन इट. और फंड को ये तो बताना पड़ेगा ना कि अगर 13% इन्वेस्टमेंट टू GDP आ गया है और कई दिहाइयों का लो हिट हो गया है, तो फिर करना क्या है.
have a very open discussion with the fund. Fund is your financier. Fund is also your thinker because उनके पास capability है. Use them. But then bring your brilliant ideas and sit and have an open conversation. और इसको कहीं किसी लेवल पे आपको कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा by people who understand this whole ball game, who understand those 9 tables, who understand the equations, who understand the spreadsheets, and who also understand good economics. कि how does incentivization actually change this whole atmosphere in which we are stuck? And how does Pakistan's prosperity, Pakistan for its numbers is even a weaker country. यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी को मैं देखता हूँ, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल को देखता हूँ, मैल न्यूट्रिशन को देखता हूँ, स्टंटिंग को देखता हूँ. हम अपने जो पर कैपिटा जीडीपी पे हैं उसमें भी हम इन नंबर्स पे कमज़ोर हैं. और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, दे अगेन मैं हमेशा NFIS को कोट करके कहता हूँ कि अगर मैंने 2 लाख ही नए SMEs ऐड करने हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में और 70 लाख है और इस वक्त मेरा फिगर 3 लाख है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू कट इट. सो वी रियली हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. मैं समझता हूँ कि एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग हमने आज गुफ्तगू की है. मैं अपने जो देखने वाले हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया सर. दूसरा, मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हमने डिबेट की है और ये जो पॉडकास्ट आज हमने की है इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, और डॉक्टर साहब का थ्रस्ट इसके अंदर ये है कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं जो सस्टेनेबल हो, और दूसरा IMF के साथ साउंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बुनियाद पे रीनेगोशिएट करें ताकि हम स्टेज सेट कर सकें कि IMF से हमारी जान छूट सके. लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो 2028-29 में हम दोबारा से IMF के डोर्स पे दोबारा से नॉकिंग कर रहे होंगे. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. मैं देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स भी दीजिए. तो इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.